Good morning students, how are you? Welcome to my class. Students, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो विशेष रूप से बेनिफिशियल है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और मैंने 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ही ध्यान में रखते हुए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम, जैसा कि आपके सिलेबस में आपको पता होगा या हम पहले भी बता चुके हैं, आप जो बोर्ड का पेपर देते हैं उस बोर्ड पेपर में आप देखोगे कि आपके पेपर के 4 पार्ट होते हैं। सेक्शन ए जो रीडिंग पार्ट होता है, सेक्शन बी जिसमें राइटिंग स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेक्शन सी पार्ट जो होता है उसमें ग्रामर पूछी जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए आपका ग्रामर वाला पार्ट प्रारंभ करने वाला हूँ। जी हाँ, आपके ग्रामर वाले पार्ट में जो आपके पेपर में सेक्शन सी के नाम से जाना जाता है, सेक्शन सी पार्ट, इस सेक्शन सी पार्ट में स्टूडेंट्स आपसे ग्रामर पूछी जाती है। और यू नो 10th क्लास में ग्रामर के कितने टॉपिक्स हैं आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। मैं आपको बता दूं, 10th क्लास में जो सेक्शन सी पार्ट है जिसमें ग्रामर पूछी जाती है, वो ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं उन पर मैं चर्चा करता हूं। देखिएगा, जो फर्स्ट है टेंसेज पूछे जाते हैं। टेंसेज से मतलब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। जी हाँ, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, जी हाँ ये पूछी जाती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। दूसरा टॉपिक जो मैं कहूँ स्टूडेंट्स, आपसे वॉइस पूछे जाएंगे। थर्ड टॉपिक जिसको मैं आपसे कहूँ नरेशन भी है, और फोर्थ टॉपिक जिसको मैं आपसे कह सकता हूँ क्लॉज भी पूछे जाते हैं आपसे, और फिफ्थ टॉपिक जो है वो मॉडल्स होता है स्टूडेंट्स। ये 5 टॉपिक्स हमें हमारा सेक्शन सी पार्ट कंप्लीट करते हुए पढ़ने पड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, टेंसेज जो टॉपिक है ये स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से टेंशन भरा रहा है। बच्चे पता नहीं इस टॉपिक से क्यों डरते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें डरने वाला कुछ भी, या डरना या डराना कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है। फिर भी अपन इस पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये टॉपिक्स हमसे पूछे जाते हैं। टेंसेज जो करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये 4 मार्क्स की पूछी जाती हैं। वॉइस जो यानी कि हमें वॉइस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना जो पूछा जाता है, ये 2 मार्क्स के लिए होता है। नरेशन स्टूडेंट्स 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। क्लॉज स्टूडेंट्स 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, और मॉडल्स 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स बात करें टोटल मार्क्स की, तो आप देखिए कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2 and 3 5, 9 और 2 11 and 4 15 मार्क्स, यानी 15 मार्क्स की आपसे 10th में ग्रामर पूछी जाती है। स्टूडेंट्स, मैं इन टॉपिक्स को 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज मैं केवल आपको बेसिक नॉलेज देने वाला हूं टेंसेज टॉपिक पर। जी हाँ, और जैसा कि आप जानते हैं ग्रामर पढ़ने के लिए, देखिए मैं आपको एक देहाती एग्जाम्पल देता हूं। जैसा कि ऐसा कहते हैं या आप जानते भी हो स्टूडेंट्स, हम घर पर सब्जी कोई भी बनाएं, भले ही आलू गोभी बनाएं, आलू बैंगन बनाएं, भिंडी बनाएं, तुरई बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन जो भी तरकारी सब्जी हम बनाते हैं उसमें मसाले तो हमें डालने ही होते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, ग्रामर का भले ही हम कोई सा भी टॉपिक पढ़ें, लेकिन हमें टेंस रूपी मसाले उसमें लगभग डालने पड़ते हैं, काम पड़ता ही है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो टेंसेज होते हैं ये इंग्लिश ग्रामर के वो मसाले हैं जिनके बिना हम किसी भी टॉपिक की तरकारी या सब्जी नहीं बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केवल टेंसेज टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, लेकिन ध्यान देना
टेंसेज जो है हमेशा स्टूडेंट्स को टेंशन देते हैं, लेकिन आज मैं उनको कोई टेंशन नहीं देने वाला, क्योंकि मैं उसको केवल इतना ही एक्सप्लेन करूंगा जितने भर से आपका काम चल जाएगा और आपको कभी महसूस भी नहीं होगा कि आप टेंसेज के बारे में नहीं जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो में कमज़ोर और इंटेलिजेंट दोनों ही प्रकार के छात्रों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ, इसलिए आप ध्यान देना कि टेंसेज 10th क्लास में टेंसेज जो टॉपिक है उसके बारे में हमारे पास कितनी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, अगर हम कहें करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स टॉपिक की, तो इसके बारे में तो हमारे पास डीप नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही गहरी नॉलेज होनी चाहिए टेंसेज की। लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ तरीके हैं जिनसे आप काफ़ी एनर्जेटिक फील कर सकते हो टेंसेज टॉपिक में, आई मीन करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स में। लेकिन आज मैं टेंसेज की बेसिक नॉलेज आपको थोड़ी सी देने वाला हूं, उस पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, आप उसको प्लीज़ ढंग से देखिएगा। देखिए, 10th क्लास में आपको कितना भर तैयार करना है वो आप ध्यान देना। मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश बनाना नहीं सिखाऊंगा, ना ही मैं ज़्यादा समय लूँगा आपको टेंस टॉपिक को डिफाइन करने में कि टेंसेज क्या होते हैं, क्या करते हैं। आपको कितना भर टेंसेज के बारे में ज्ञान होना चाहिए वो आप देख लें, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स जो भी कमज़ोर स्टूडेंट्स होते हैं, जो पुअर होते हैं इंग्लिश में, वो थोड़ी सी परेशानी महसूस करते हैं और बोर टाइप महसूस करते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, आज सबको आपको देखना है, ध्यान देना है कि ज़्यादा नहीं तो आप टेंसेस के बारे में उतना ज्ञान तो ज़रूर लेंगे जितना कि मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये भी नहीं कंज्यूम कर सकते, ये भी नहीं पचा सकते, तो फिर आप ग्रामर पार्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए स्टूडेंट्स, जितना मैं आपको बता रहा हूं वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, इससे कम से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो कम से कम बता रहा हूं। एटलीस्ट आपको जितना मैं बता रहा हूं वो तो तैयार करना पड़ेगा। और कितना तैयार करना पड़ेगा, देखिए टेंसेज के बारे में स्टूडेंट्स देखिएगा, आप सभी जानते हो या सबको बताया जाता है कि जो टेंसेज होते हैं, यानी कि जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं। जी हाँ, फर्स्ट मैं कह सकता हूं प्रेजेंट टेंस, सेकंड past tense and third future tense। जो स्टूडेंट्स टेंसेज के बारे में डीप नॉलेज लेना चाहते हैं वो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कह सकते हैं, कॉल करके भी मुझे बता सकते हैं। उनके लिए मैं स्पेशल एक डीप नॉलेज वाला टॉपिक आई मीन वीडियो बना के आपको मैं डाल दूंगा। लेकिन जितना आपको ज़रूरत है, जिससे स्टूडेंट्स कमज़ोर और एवरेज और जो ठीक ठाक स्टूडेंट्स हैं सबका काम चल सकता है, उतना मैं फ़िलहाल आपको स्टूडेंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जिसको ज़्यादा नॉलेज चाहिए वो उस मेरे लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकता है, कॉल भी कर सकता है, तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल वाला वीडियो बना के दे दूँगा। सो देखिएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, टेंस जो होते हैं 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और स्टूडेंट्स प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट के भी 4 पार्ट हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट का जो नाम है इंडेफिनिट, जो सेकंड पार्ट होता है टेंसेस का उसका नाम है कंटिन्यूअस, और थर्ड पार्ट परफेक्ट होता है, और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं स्टूडेंट्स, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं।
इसी प्रकार से पास्ट टेंस के भी 4 भाग हैं स्टूडेंट्स, वही इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं, नाम वही डिटो सेम है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल मिला के बात करें तो स्टूडेंट्स टेंसेज जो होते हैं ये टोटल हमारे लिए बन के तैयार हो जाते हैं 12 बन जाते हैं। मगर आपको ज़्यादा नहीं, केवल इतना भर जानना है स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू और डज। मगर स्टूडेंट्स हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस ना नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, बल्कि किस प्रकार का है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है, तो स्टूडेंट्स हम डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, केवल हम जो मेन वर्ब होती है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। बस इतनी नॉलेज आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हो तो इसी से काम चल जाएगा। आगे देखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, एम, आर। इन तीनों का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किया जाता है। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इज का यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आर का यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज किया जाता है। और जी हाँ, एक बात जो नोट करने वाली है, आपका सेंटेंस कैसा भी हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, सभी प्रकार के सेंटेंसेस में इन तीनों का यूज किया ही जाता है, कंपलसरी है। आगे चलें स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज और हैव। यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का नंबर देखकर किया जाता है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव लगाते हैं, और सभी प्रकार के सेंटेंसेज में इनका यूज किया जाता है। आई मीन सेंटेंस भले ही नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो और अफर्मेटिव हो, सभी में इनका यूज किया जाता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें स्टूडेंट्स तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज़ बीन और हैव बीन। सभी प्रकार के वाक्य में इनका यूज किया जाता है। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ तो थोड़ा सा समय हमें लगा और लगभग हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जितनी हमें ज़रूरत है, आवश्यकता है, उतनी नॉलेज हम ले चुके हैं। बस यदि आप इतना भी पचा लेते हैं तो निश्चित रूप से 10th में मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप अपनी जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको ठीक तरीके से कर पाओगे। आगे देखें स्टूडेंट्स, तो जैसा मैंने आपको बताया था, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। नाम वही है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स मैं बात करने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का जो घर है ये है। अब मैं इसमें बताता हूँ इसके घर के जो सदस्य हैं उनके बारे में जानकारी देता हूँ क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टूडेंट्स आपको इतना भर आना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, मगर इसका यूज हम या तो नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं या इंटरोगेटिव में करते हैं। मेरा कहने का मतलब बात वही है स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में इसका यूज नहीं किया जाता है। जी हाँ,
अफर्मेटिव सेंटेंस यदि हो तो हम डिड का यूज नहीं करते। फिर आप कहेंगे सर डिड का यूज नहीं करते तो किसका यूज करते हैं? मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। बस इतनी सी नॉलेज आपको इसकी टॉपिक के बारे में होनी चाहिए, यानी आई मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में होनी चाहिए। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो स्टूडेंट्स इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वाज और वर। सभी प्रकार के सेंटेंसेस में इनका यूज करते हैं, मगर इनको लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स नंबर। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब एक ही है स्टूडेंट्स, सभी प्रकार के सेंटेंसेस में यूज में ली जाती है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल एक ही है, इसलिए सबके साथ एक ही काम आती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ भी यही है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, सभी प्रकार के सेंटेंसेस में यूज करते हैं और सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ यही काम आती है। बात करें स्टूडेंट्स फ्यूचर टेंस की, तो मैंने आपको बताया फ्यूचर टेंस के भी कितने पार्ट होते हैं? 4। वही फ्यूचर के जो 4 पार्ट हैं नेम सेम है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में स्टूडेंट्स आप जानते ही हो, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं शैल और विल। मगर स्टूडेंट्स जो शैल हेल्पिंग वर्ब है इसे हम फर्स्ट पर्सन के साथ लगाते हैं, और आई मीन आप 10th क्लास में हैं तो पर्सन्स तो जानते ही होंगे। फर्स्ट पर्सन आप जानते हो, फर्स्ट पर्सन जो है उसके परिवार में केवल 2 ही कैंडिडेट्स हैं, आई और वी। आई मीन अगर कर्ता आई है या वी है तो उसके साथ शैल का यूज किया जाता है, और सेकंड और थर्ड पर्सन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ विल का यूज किया जाता है। सभी प्रकार के सेंटेंसेस में यूज आते हैं। आगे चलें स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं शैल बी और विल बी। वही इसमें शैल है स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब हमें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ लगानी है, और ये विल जो है ये सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ लगानी है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें स्टूडेंट्स तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव और विल हैव। इसमें भी शैल आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे कि ये वाली हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगी, और नीचे वाली हेल्पिंग वर्ब सेकंड और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगी। आगे चलें स्टूडेंट्स तो देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं शैल हैव बीन और विल हैव बीन और विल हैव बीन। सो आप इसे भी समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, शैल दे रखा है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन की हेल्पिंग वर्ब है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स यदि आप 12 टेंसेस के बारे में और उनकी इन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में ढंग से अपने आप को कंठस्थ रूप से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको ग्रामर पढ़ते समय कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। स्टूडेंट्स ये 12 टेंसेस जो होते थे उन सभी की हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई हैं। अब एक बात और ध्यान रखें, हम स्टूडेंट्स ध्यान दें कौन सी बात आपको याद रखनी है कि स्टूडेंट्स अभी तक मैंने चर्चा की थी हेल्पिंग वर्ब्स पर, और मैंने आपके सामने हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया। थोड़ी सी जानकारी और मैं बता दूं स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं इनके साथ मैन वर्ब का भी यूज किया जाता है। तो आपको मैन वर्ब्स की मैं थोड़ी जानकारी दूं स्टूडेंट्स, तो देखिएगा मैंने इस पंक्ति में यानी कि ये जो इंडेफिनिट टेंसेजों का घर हैं 3, इनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स इंडेफिनिट जो है हमारे पास बात करें तो इंडेफिनिट टेंसेज 3 हो जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट।
और इनके देखिए जो घर हैं उनके अंदर मैंने इनकी हेल्पिंग वर्ब्स लिख रखी हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के में डू और डज है, पास्ट इंडेफिनिट के लिए डिड है, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए शैल और विल है। जी हाँ, ये तो इनकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मगर मानिए हमारे किसी सेंटेंस में कोई ऐसा रूल अप्लाई हो रहा हो जो डिमांड करता हो कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना है और सेंटेंस दे रखा हो नेगेटिव या इंटरोगेटिव। कहने का मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो यदि हमें किसी रूल के अकॉर्डिंग इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में यूज करना पड़ा तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमेशा मेन वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। जी हाँ, इन सबके साथ मेन वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिएगा इस पंक्ति में कंटिन्यूअस टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इन सभी में कंटिन्यूअस टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं स्टूडेंट्स, और इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आप ध्यान देना हमेशा मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज में ली जाती है। अब यदि आपने मुझसे वर्ब टॉपिक पढ़ रखा है तो आप निश्चित रूप से फोर्थ फॉर्म समझ गए होंगे, जिसका रियल नेम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या जिसकी पहचान ये होती है कि वो अपने साथ ING वाली साड़ी पहनी होती है। ING फॉर्म लिख दिया मैंने स्टूडेंट्स इसलिए। और अगर हम आगे चलें तो देखिए स्टूडेंट्स इस पंक्ति में मैंने आपके सामने जो परफेक्ट टेंसेज हैं उन सभी की हेल्पिंग वर्ब्स लिखी हुई हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़ और हैव है, पास्ट परफेक्ट की हैड है, फ्यूचर परफेक्ट की शैल हैव और विल हैव है। लेकिन एक बात जो आपको नोट करनी है, ध्यान देनी है, वो ये है कि इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज में ली जाती है। जी हाँ, सभी के साथ थर्ड फॉर्म यूज में आती है। आगे चले स्टूडेंट्स तो देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलम है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स का है और इसमें उन्हीं टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब्स लिखी गई हैं। इनमें एक समानता है स्टूडेंट्स, इन सबकी सब हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमेशा हमें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो मैंने अभी हाल आपको बताई थी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या दूसरी भाषा में कहूँ तो ING फॉर्म का यूज किया जाता है। तो देखिए ये जो चार्ट था स्टूडेंट्स, ये आपको एक तरीके से टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की जानकारी देता है और कंठस्थ कराता है, इसलिए मैं इसका नाम रख देता हूँ टेंसेज चार्ट। दूसरी बात आपको ये भी नोट रखनी है स्टूडेंट्स कि जैसे मैंने ये हेल्पिंग वर्ब्स आपको बताई हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, पास्ट की डिड होती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज में लेनी है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको देखिए आप ही के अंदाज में एक देहाती तरीके से आपको समझा देता हूँ जिससे समझ में आ जाए। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप तो यूँ मान के चलिए कि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट्स के अनुसार लगती है, और आप यूँ मानिए जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स और दूसरा हम कह सकते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स। अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, सिंगुलर यानी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिससे केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध होता है सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, और कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराता है वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो चार्ट में से आप सिंगुलर के लिए कॉन्स्टिट्यूटेबल जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को चुनेंगे,
और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब है उससे चुनेंगे। लेकिन आप कई बार चुनने में गलती करते हैं, समझ नहीं पाते कैसे चुने, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, देखिएगा ये सिंगुलर जो होता है एक वचन सब्जेक्ट को हम कहते हैं। आप देखें तो इसकी स्पेलिंग जो है एस से शुरू होती है, देखिएगा। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको एस लगा हुआ मिल रहा है आप झट से समझ जाइए वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज आने वाली है, वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। जैसे देखिए डू और डज से अगर आप नोटिस करें तो देखिए डज के पीछे आपको एस नोटिस हो रहा होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ काम आएगी। इसी प्रकार से आप इन तीनों में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इज हेल्पिंग वर्ब नोट पढ़ रही होगी आपको, एस देखिएगा। इसी प्रकार से आप हैज देखिए, इसी प्रकार से यहाँ भी देखिएगा। अगर आप देखें तो पास्ट इंडेफिनिट में केवल एक ही है, इसलिए ये दोनों प्रकार के सब्जेक्ट्स के लिए यूज में आ जाएगी। आगे चलें तो देखिए यहाँ भी आपको पता चल रहा होगा स्टूडेंट्स। अब आपको ध्यान करना है कि जिस टेंस में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स दोनों ही प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ यूज में आनी है। और यदि किसी टेंस में दो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब हैं तो उसमें डिसाइड करना है कि कौन सी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए काम में लेनी है और कौन सी प्लूरल के लिए काम में लेनी है, जैसा मैंने आपको यहाँ करके बताया। देखिए अगर हम फ्यूचर टेंस में चलते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ भी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल और विल। और आप कहोगे सर इसमें तो किसी के पीछे एस नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, नहीं लगा हुआ है स्टूडेंट्स, लेकिन फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स का यूज हम नंबर ही सब्जेक्ट का नंबर देखकर नहीं करते, अर्थात वचन देखकर नहीं करते, बल्कि हम पर्सन देखकर करते हैं। तो देखिए पर्सन के हिसाब से मैंने आपको यहाँ लिख दिया था कि शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स के साथ किया जाएगा। और आप अच्छे से जानते हैं कि सब जो फर्स्ट पर्सन है उसमें केवल दो ही कैंडिडेट हैं, आई और वी। तो उन सब्जेक्ट्स के साथ हम शैल लगाएंगे। से जो सब्जेक्ट्स हमारे बचते हैं उनके साथ हमें लगाना है स्टूडेंट्स विल। अब देखिएगा मैंने आपको मेन वर्ब भी बता दी और हेल्पिंग वर्ब भी बता दी। अब स्टूडेंट्स इतना भर भी आप तैयार कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ग्रामर में आप बिल्कुल भी कहीं गलती नहीं करोगे। देखिए ये कितनी बेनिफिशियल है आपके लिए, ये चार्ट कितना बेनिफिशियल है ये भी मैं आपको बताऊं। देखिए मानिए आपको हम कुछ ऐसा लिख के पढ़ाने लग जाएं, देखिए जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ आई हैव रोट 10 पोइम्स जैसे, और मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं तो स्टूडेंट्स आप झट से रुकिए, सर रुकिएगा ज़रूर, सर प्लीज़ रुकिए, क्योंकि आप हमें रोक सकते हैं कि सर आप क्या कर रहे हो। देखिए आपने यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाई है हैव, और हमने तो पढ़ा है कि हैज़, हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है मेन वर्ब की, थर्ड। और सर आपने तो यहाँ कौन सी फॉर्म लगा दी, सेकंड। जी हाँ, इसका मतलब सेंटेंस हो गया ये मेरा गलत। अगर मुझे इसे सही करना है तो स्टूडेंट्स क्या करूँगा, मुझे इस जगह पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जी हाँ, अब ये मेरा सेंटेंस हो गया है सही। मगर ये जानकारी आपको किसने दे दी, इस चार्ट नहीं दे दी। अगर मैं ऐसे सेंटेंस बना देता हूं स्टूडेंट्स, I am taken tea now। आप मुझे झट से रोकिए, सर ये क्या कर रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं। हमने तो सर पढ़ा है कि जो एम हेल्पिंग वर्ब होती है यानी एज एम आर जो होते हैं
और वाज वर्ब होते हैं, शैल भी, विल भी होते हैं। सबके साथ मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। और आपने तो सर ये क्या कर दिया है, कहीं ये पैसिव का वाक्य भी तो नहीं है। आपके दिमाग में ये भी विचार आ सकता है, लेकिन देखिएगा पैसिव जब वॉइस जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी चीज़ें भी कंठस्थ करके बताऊंगा कि कैसे पहचान करते हैं कि कोई वाक्य एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। फिलहाल आप इस चार्ट की सहायता से ही देखिएगा, एम दे रखी है, इसका मतलब यहाँ फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए थी, टेकन नहीं टेकिंग आनी चाहिए थी। अब ये सेंटेंस सही है। सो स्टूडेंट्स, ये जो चार्ट है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, छोटा सा है, और यदि आप ये चार्ट भर तैयार कर लेते हैं तो मैं आपको कह सकता हूँ कि टेंसेस टॉपिक में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। आपकी जो टेंसेस की टेंशन थी वो दूर हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप इस चार्ट को कल कंठस्थ करके आएंगे, तैयार करके आएंगे, और फिर मैं कल आपको आपके सिलेबस की ग्रामर के जो पार्ट है उनसे जोड़ता हुआ चला जाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो।